इसमें जिसको सवाल पूछना होगा नोट कर लीजिएगा, तब हम बातचीत शुरू करते हैं। या यूपीएससी जर्नी से शुरू करेंगे कि यूपीएससी या स्टेट पी जो भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं, आपको लंबा अनुभव रहा है देने का, तो एक जनरली स्टूडेंट के ये क्या महत्वपूर्ण बातें होती है कि उसको ये गलती नहीं करना चाहिए और ये इस मतलब लाइन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यूपीएससी अगर क्वालिफाई करना है और कोई स्टेट सर्विसेज भी क्वालिफाई करना है तो आप समझ लो कि आपको सब कुछ आना चाहिए। जो भी चीज़ आसमान के नीचे है वो सबका नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूपीएससी मतलब है कि कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू तो उतना प्रीलिम्स और मेंस में वो ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है या बहुत पैटर्न है, ऐसा कुछ नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो आपको हमेशा उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए और बहुत फॉलो होना चाहिए। और यूपीएससी चूँकि आपका यूथ का प्राइम टाइम लेता है 4 साल या 5 साल, तो एक प्लान बी लेके चलना चाहिए ताकि अगर वो यूपीएससी नहीं भी क्वालिफाई करें तो उसके साथ साथ कुछ साथ में हम ऐसा कर लें जिससे कि हम अपना इकोनॉमिक परस्यूट या अपना जो कोई और दूसरा जॉब ले सकें। यूपीएससी की तैयारी करके स्टेट सर्विसेज अच्छे से दिया जा सकता है और मोर और लेस सिमिलर ही रहता है। बस आपको खाली ट्रीट करना है कि स्टेट सर्विसेज में क्या लेवल होना चाहिए और यूपीएससी का क्या लेवल होना चाहिए। तो वो आपका वो अपने अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है कि किस तरह आंसर लिखना चाहिए। पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यूपीएससी बिल्कुल फोकस्ड होके दुनिया भूल के और तैयारी करने वाली चीज़ है। और आप अगर एक लेवल अचीव कर लेते हो तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अगर आपको एक मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी यही है कि यूपीएससी प्रिपेयर किया था तो कहीं ना कहीं स्टेट सर्विस में हो गया। गलती के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे गलतियाँ कर देते हैं, पता चलता है कि हम लोग यहाँ चल गए और यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो पहले पता चलता बाद में जब हम लोग लंबा दूर तक चल जाते हैं 2-4 महीने स्ट्रगल कर लेते हैं, पता चलता नहीं हम लोग गलत ट्रैक पे चल गए। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करना चाहिए? नहीं, हर गलती आपको कुछ सिखाता है। तो ऐसा कोई ऐसा टेलर मेड वो नहीं है सोल्यूशन जो ऐसा कर देने से एकदम एग्जैक्टली यूपीएससी की तैयारी मैंने वो कंप्लीट हो जाएगी। गलती करके ही सीखते हैं और हर गलती कुछ ना कुछ अपने को सिखाती है। तो यूपीएससी भी ऐसा है, हर का अपना अलग एक मेथड होता है पढ़ाई करने का। उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। हमारे सीनियर्स या जो जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं वो सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, बट करना आपको ही पड़ेगा जो भी है। और अथक प्रयास, अथक मेहनत, दिन दुनिया भूल करके मेहनत करने का ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी यूपीएससी जो है मुझे लगता है सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है अक्रॉस द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा टफ कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इतने सारे बच्चे अपीयर होते हैं और 600-700 बच्चे फाइनली क्वालिफाई करते हैं। आप समझ लो ऑल इंडिया में 10 लाख बच्चे शुरू करते हैं, फिर उसमें से 10 टाइम्स मैंने 1/10 आता है प्रीलिम्स में, फिर उसमें से 2-2.5% लड़के आते हैं बच्चे इंटरव्यू के लिए, उसमें से भी फाइनली कुछ 500-600 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो इसलिए मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है और इसको अल्टरनेटिव भी अपने को एक रख के तैयारी करनी चाहिए, ताकि अगर इसमें सक्सेस नहीं मिलता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, हो सकता है सक्सेस नहीं मिले, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव हो जिससे कि क्योंकि 4 साल आप जब वेस्ट करते हो, वेस्ट नहीं कहेंगे इसको, तो आपकी एक प्रिपरेशन हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपके लिए कोई बैकटर्न का कोई जगह नहीं रहता, आपको फिर कहीं ना कहीं फिर आगे ही बढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए प्लान बी हमेशा ही रखना चाहिए, ताकि अगर किसी भी कारण नहीं हो पाया तो फिर एक प्लान बी हमारे पास बैठे। तो गलती कुछ नहीं है। और पढ़ाई जो भी आपके सामने है सब समझ लो यूपीएससी का सिलेबस है, उस सबको आपको पढ़ना चाहिए। 1-2 अच्छे पेपर ले लो, एक मैगजीन ले लो, जो करंट अफेयर्स के लिए चीज़ें हैं वो सब करो, तो ये सब करते रहना चाहिए। सब्जेक्ट तो क्योंकि ऑप्शन का एक ही है तो उस पर तो पढ़ते ही हैं आप, बाकी सारा जनरल अवेयरनेस, जीएस, यही सब है, एथिक्स और ये, तो ये सब बहुत सामान्य है। बट
कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत कम आता है। जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ क्लाउड, मान लो एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो हमेशा ऐसा नहीं पूछेगा टाइप्स ऑफ क्लाउड आप लिखो और उसमें, तो उसमें कुछ अलग टाइप से कुछ पूछ देगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। तो इसीलिए आपको अगर जब तक थॉरो नॉलेज नहीं होगा उस चीज़ का, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा इस बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ भी अगर पूछता है, उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछता है, आप एक बार आपने पढ़ लिया है तो आप उसको आंसर कर दो। इसको कहते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन। आपने लंबे संघर्ष के दौरान आप ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जैसा कि 4th अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया और अभी आप लेवल 1 के जॉब में हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। परंतु हम लोग जो यूथ हैं, 1 से 2 चांस में कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं और छोड़ने का इरादा कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, छोड़ देने से तो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे आप अगर ग्राउंड में जाओगे नहीं, खेलोगे ही नहीं, तो हार जीत तो बात की बात है। तो आपको तो पहले ग्राउंड में जाके संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। बाहर बैठ के तो आप जीत हार सकते नहीं हो। इसीलिए पहले तो ग्राउंड में जाना है विथ ऑल प्रिपरेशन, फिर वहाँ परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। अच्छा परफॉर्मेंस होता है, बुरा परफॉर्मेंस होता है, तो चांस है अगर फर्स्ट चांस में कुछ कमी रह गई तो आप दूसरे के लिए और प्रिपेयर करो, तीसरे के लिए और प्रिपेयर करो, लेकिन एक साथ में प्लान बी रखोगे तो अच्छा है। जैसे मैंने तो रखा था एक प्लान बी, मैंने जब मैंने दिया था तो पहले 1-2 चांस तो मैंने बिल्कुल ही सोचा ही नहीं कि कोई दूसरा एग्ज़ाम भी मुझे देना है। लेकिन जब 2 चांस नहीं हुआ तो फिर लगा कि नहीं, कुछ ऑल्टरनेटिव लेके चलना चाहिए, तो फिर मैंने स्टेट सर्विसेज के लिए भी फिर अपना ऑल्टरनेटिव रखा, उसको स्टेट सर्विसेज को भी लेने की कोशिश। मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा है। या फिर आपके पास इतनी पैतृक संपत्ति हो कि अगर नहीं भी हो तो भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो और ये कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। यूपीएससी के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप यूपीएससी प्रिपेयर करते हो तो आपका एक लेवल ऑफ नॉलेज हो जाता है, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करता है, इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपका नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रिपेयर करना ही अपने आप में आपको एक एडिशनल एडवांटेज देता है टू गेट इनटू अ गुड जॉब। तो अगर डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरा कोई लाइन नहीं चुना है और यूपीएससी करना चाहते हैं, तो राइट फ्रॉम द क्लास 12 बल्कि 10th से ही आपको अगर ये लगता है कि यूपीएससी करना है, तो प्रिपरेशन तो उसी समय से शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले जैसे मेथोडिकली एनसीईआरटी के बुक्स अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद जो फिर सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हैं, फिर जीएस है, फिर जीएस के डिफरेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब पे ध्यान से पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है क्लास 10-12 से ही शुरू कर दें तो ग्रेजुएशन आते आते आपका एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है, फिर खाली उसको ब्रश अप करना रहता है ठीक से। मुझे लगता है फिर इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। देखो, पढ़ना है, आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ो या 10th से ही शुरू हो जाओ, तो टाइम आपको देना है। तो अगर 10th से शुरू हो जाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा और बहुत चीज़ें आपका किया हुआ रहेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव होता है। जैसा कि मैंने बोला कि सन के नीचे जितना चीज़ है वो सब यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से आप देखो, तो जो भी चीज़ सामने आती है उसको पढ़ लो, दिमाग में याद करने की कोशिश मत करो हर चीज़ को, एक्सेप्ट फॉर जो एकदम क्रोनोलॉजी है वो सब तो याद करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हो, जैसे इकोनॉमिक्स आप कर रहे हो, जैसे लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हो, तो पूरा लिबरलाइजेशन क्या कहता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हुआ, क्यों होना चाहिए, इसके पहले कौन से कंट्री में था, वहाँ का क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, अभी क्या है, 5 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा। से फॉर एग्जाम्पल जैसे नोटबंदी है तो उसका क्या इम्पैक्ट होना है, कैसे होगा, कितना है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी, इवन मेंस में भी।
आप लिख सकते हो, आपके पास एक्सप्रेशन है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लिख सकते हो। यही होता है यूपीएससी, यही है, कुछ भी ऐसा हैवॉक नहीं है कि कोई ऊपर से आता है आदमी और वो लिखता है और वो होता है। हम लोग के जैसे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, आपके जैसे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बस खाली पेशेंटली आपको 4 साल या 2 साल या 1 साल जैसा भी आपका है, पहले अटैम्प्ट में हो गया तो नथिंग लाइक, तो प्रिपेयर करना पड़ता है। बिना प्रिपेयर किए नहीं हो सकते, आपको अथक प्रयास करने पड़ेगी तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। 1994 में एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बीबीएससी और साथ ही साथ यूपी पीसीएस, परंतु आपने 1994 में मध्य प्रदेश कैडर को चुना और आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग 1994 में की। फिर उसके बाद 2008-9 में आपने जॉइंट सेक्रेटरी और फिर 2019-20 में 19-20 में आपने सीजीएम के पोस्ट को टेक ओवर किया। और इतनी सारी जिम्मेदारी भरे पदों को आप कैसे टैकल करते हो? जिम्मेदारी आती है तो उसके साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें रहती हैं, और जब जिम्मेदारी आती है तो पार भी आपको रहता है जिससे कि आप हैंडल कर सको। 95 में मैंने ज्वाइन किया था, अपना जर्नी स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई करके, और 98 में मैं क्लास 1 ऑफिसर हो गया था वहाँ पे। फिर 2009 में मैं ज्वाइन डायरेक्टर बना था। और डिफरेंट जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जब काम करते हो तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कहीं भी काम करने का। कहीं भी आप डिप्यूटेशन पे जा सकते हो, कहीं भी आप अपनी सेवा दे सकते हो। मैंने तो फॉर दैट मैटर 2 साल नौकरी छोड़ के एक इंटरनेशनल एनजीओ में काम करता था। अमेरिका का इंटरनेशनल एनजीओ था, यूएस बेस्ड, आईपास उसका नाम था। मैं स्टेट हेड था मध्य प्रदेश का। वो सेफ एबॉर्शन इशू पे काम करता था, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर कैंप। उसमें जो महिलाओं में जो एबॉर्शन होता ना, तो अच्छा बताओ इसमें से कितने लोग बोलते हैं एबॉर्शन लीगल है इलीगल है? अब तो लीगल हो गया। अच्छा अब तो लीगल हो गया, पहले क्या था? अगर एक मैरिज के बाद देखा जाए तो लीगल था, उससे पहले से लीगल था, या अगर एज में देखें तो 18+ जो है उसके लिए लीगल था। कुछ नहीं, एबॉर्शन के लिए कोई मैरिज और उसका कोई वो नहीं है, कोई ये जो लड़की है उसका अपना लीगल राइट है और वो करा सकती है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस जो नहीं है। जैसे अगर लड़की का लाइफ थ्रेट है तो नहीं हो सकेगा, लेकिन 2 ट्राइमेस्टर तक मैंने 6 मंथ्स तक 5 महीने तक आप तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक लीगल है एबॉर्शन कराना। और उसका कंडीशंस हैं कि आप किस कंडीशन में करा सकते हो, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो कौन सा डॉक्टर कर सकता है उसका, उसके लिए वो। बट एबॉर्शन इलीगल नहीं है। लेकिन जैसे धारणा है ना कि एबॉर्शन इलीगल है, तो क्या होता है इससे सोसाइटी में बहुत तरह से एबॉर्शन कराने के तरीके लोग ढूंढते हैं, जिसके कारण काफ़ी समस्या आती है इन महिलाओं में। तो उसके लिए बेसिकली हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता था, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता था, डॉक्टरों की ट्रेनिंग कराते थे हम लोग। तो वो काम तो मैंने 2 साल लगभग वो भी काम किए हैं, कम से कम 600-700 डॉक्टर की ट्रेनिंग कराई और बहुत सारे इस तरह के वर्कशॉप करके लोगों को बताया। जैसे आपको बता रहा हूँ ना आज, ऐसे ही बताता था कि जो एबॉर्शन है वो लीगल है, इलीगल कुछ भी नहीं है, बट राइडर है। और ये मदर्स कंसेंट से हो सकता है, सिर्फ मदर चाहे तो वो कर सकते हैं, इसमें फादर का कोई कंसेंट नहीं। अगर नाबालिग है तो फिर उसका एक जो माने पेरेंट्स या कोई जो लीगल गार्जियन है उसका वो होना चाहिए। बाकी अगर बालिग है बच्ची तो किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं, उसका अपना राइट है, उतना राइट है। मैरिड भी है तो वो डिसाइड करती है, लड़की डिसाइड करती है कि उसको कराना है या नहीं कराना। फिर उसके बाद डेपुटेशन में मैंने बहुत जगह काम किया। उसके बाद फिर मैं वुमेन्स राइट के लिए स्टेट वुमेन कमीशन होता है, जिसमें वुमेन के खिलाफ जो एट्रोसिटी होती है उसके अगेंस्ट में
जाके वो कंप्लेन कर सकती है। तो उसमें मैं मेंबर सेक्रेटरी था, मैंने स्टेट में हेड पोजीशन पे किया उसमें। एक उसमें चेयरपर्सन होता है जो पॉलिटिकल आदमी होता है, पूरा वो होता है बॉडी होती है जो डिसाइड करती है केसेस, जो इस तरह के केसेस वहाँ पे आते हैं। और उसके बाद फिर मैं डेपुटेशन पे टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम किया, स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन, उसमें मैं CGM था, चीफ जनरल मैनेजर के पोस्ट पे काम किया। और अभी मेरी पोस्टिंग एज एन OSD है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह डंग, वो इन्वायरमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। तो मेरी पोस्टिंग अभी उनके साथ है। तो जब आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करते हो तो या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करते हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कहीं पे भी सर्व कर सकते हो, तो उसका फ़ायदा मिलता है, आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। ऐसा अच्छा लगता है जब आप डिफरेंट कैपेसिटी में काम करते हो, डिफरेंट वर्क को जानते हो नज़दीक से। जैसे मैं WCT के लिए काम करता था, मैं फिर टूरिज्म के लिए भी काम करता था, फिर मैं अबॉर्शन इशू पे, सोशल इशूज़ पे ऐसा काम करता हूँ। तो अच्छा लगता है आप जब नए चैलेंजेस मिलते हैं आपको लाइफ में, आप उसको टैकल करते हैं। जो 10 से या 12 से या इंटीग्रेशन से शुरू कर दिया एप्लीकेशन के लिए तो पर्याप्त समय है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि एडमिशन उसका हो चुका है और तब स्टार्ट कर चाहते हैं, तो उसके पास थोड़ा समय का प्रभाव रहता है। वैसे स्थिति में सब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? पीजी को कुछ क्या करते हैं, वो पीजी को लेकर के चलते हैं, कुछ होता है जो पीजी में कैसे? एक्चुअली ये बिल्कुल गलत धारणा है कि PT की तैयारी कर रहा हूँ, मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, ये UPSC नहीं होता। UPSC में हमेशा मेंस का सिलेबस लेके और तैयारी करना चाहिए। आप जब मेंस का सिलेबस कवर करते हो तो उसके साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है। आपको सिर्फ जब प्रीलिम्स यूजुअली मई या जून में होता है प्रीलिम्स, तो उसके 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने लास्ट 15 साल 20 साल के क्वेश्चन उसको सॉल्व करना चाहिए, और जो भी आपको मिलता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसको सॉल्व करना चाहिए। यही प्रिपरेशन होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि अभी मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, फिर प्रीलिम्स में होएगा तब मेंस की तैयारी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप हमेशा मेंस की तैयारी करते हो, आप GS की तैयारी करते हो तो उससे प्रीलिम्स का भी पार्ट कवर होता है, उससे मेंस का भी पार्ट कवर होता है। तो हमेशा जैसा कि मैंने बोला कि हमेशा हर सब्जेक्ट को पूरा थॉरो पढ़ो, ताकि उस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर करने की स्थिति में हो। ऐसा नहीं कि खाली आप ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लिए, उसका समरी लिखा, समरी पढ़ ली, 25 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आंसर कर लिया तो आपका काम हो गया। ऐसा नहीं है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कॉन्स्टेलेशन पढ़ रहे हो, या जैसे मान लो ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा एकदम सब चीज़, मार्स जुपिटर क्या है, कलर कैसे है, कैसे मूव करता है, कितना उसका ग्रेविटी है, क्या ग्रेविटेशनल कैपेसिटी फोर्स क्या है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। तो अब जब सब चीज़ जानोगे, मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, उस जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया आपने, तो सब आप जान गए मॉडर्न इंडिया। अब उससे रिलेटेड कुछ भी प्रीलिम्स में पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा प्रिपरेशन मेंस की करनी चाहिए, और प्रीलिम्स एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सिर्फ आपके पढ़ाई के बाद आप उसको टेस्ट करना होता है कि मेरा है कि नहीं सिर्फ। तो उससे उस समय प्रीलिम्स के 1 महीने 1.5 महीने पहले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। जो मार्केट में नए नए आते हैं GS के क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना चाहिए, तो उससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मुझे लगता है ये बेस्ट वे है अगर आपके पास टाइम कम है तो प्रिपेयर करने के। मीडियम कितना इम्पैक्ट करता है इसमें? कोई नहीं, 0। मीडियम अब नहीं इम्पैक्ट करता है, बिकॉज अब आपके पास सारा मटेरियल हिंदी में भी पर्याप्त मिलता है, इंग्लिश में भी पर्याप्त मिलता है। पहले इंग्लिश में सारा मटेरियल हम लोग को मिल जाता था, अभी हिंदी में दिक्कत होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब हिंदी में भी पर्याप्त मटेरियल अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। मुझे बहुत नहीं लगता है कि मीडियम बहुत मैटर करता है। आपका एक्सप्रेशन जिसमें अच्छा है, आप जो अच्छा कर सकते हो, कोई इंग्लिश अच्छा नहीं बोल सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसको नॉलेज कम है, वो हिंदी में एक्सप्रेस कर सकता है चीज़ों को।
या जो हिंदी में एक्सप्रेस कर रहा है वो कमजोर है और इंग्लिश में जो एक्सप्रेस कर रहा है वो मजबूत है, ऐसा कुछ भी नहीं। यूपीएससी में तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। भैया स्नातक जो है, स्नातक जो करते हैं और ऑप्शनल जो रखते हैं, वो दोनों में क्या इफेक्ट करता है? यूजुअली ये बड़ा डायलेमा रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेके यूपीएससी दें। पहले तो 2 सब्जेक्ट, हमारे टाइम में 2 सब्जेक्ट होता था तो ज़्यादा, लेकिन अब एक ही सब्जेक्ट है। तो क्योंकि आप ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में करते हो तो आपके लिए आसान है, क्योंकि आपका एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन उसमें हो गया होता है तो आप वो रख लेते हो। जैसे मैं बॉटनी से स्नातक था, तो बॉटनी मेरा एक ऑप्शन था, दूसरा मैंने नया ले लिया एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एकदम नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, जबकि जियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो जियोलॉजी हमारा जियोलॉजी में एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन मेरा था, लेकिन नहीं रखा, बॉटनी एंथ्रो रखा मेंस के लिए। तो उसी तरह तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर जो चीज़ में ग्रेजुएशन किए हैं उसमें कितना कॉन्फिडेंट है। जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस में तुमने ग्रेजुएशन की और तुमने ले ली मेंस के लिए हिस्ट्री, तो अब हिस्ट्री तुम्हें ऑल टुगेदर नए ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस अगर तुम लियो तो कम से कम ग्रेजुएशन की हो तो एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारा है उसमें बिल्ड करना, और तो ये डिफरेंस है। तुम्हारा ज़्यादा टाइम लगता है कोई नया सब्जेक्ट लेते हो तो। पर वो हम लोग के टाइम में क्या होता था कि सिलेबस छोटा देख के, एंथ्रो का सिलेबस छोटा था, एक पाली एक लैंग्वेज होता था, लैंग्वेज छोटा था सिलेबस, तो उसको प्रिपेयर करने में आसान होता था तो एक छोटा ले लेते थे, क्योंकि बाकी चीज़ बहुत पढ़ना पड़ता था। तो एक ये सब भी इंटेलिजेंस उसमें घुसाते हैं, बट मुझे लगता है ये सब ज़्यादा वर्क नहीं करता है। मुझे लगता है आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है उसको रखना चाहिए। जैसे तैयारी के वक्त जैसे कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप अपने आप को या हम लोग अपने आप को किस तरह मोटिवेट करें कि हाँ अभी ठीक है तैयारी करना चाहिए, कोई बात नहीं? पिक्चर देखो, मस्त रहो, घूमो फिरो, मोटिवेट करते रहो अपने को। जब ये पता है कि हम खुद ही डिमोटिवेटेड हो रहे हैं तो मोटिवेट करने के लिए मोनोटोनस तो होता है हमारे, कभी कभी आपको लगता है कि एकदम अथाह समुद्र में तैर रहे हैं, कोई और ठिकाना नहीं दिखता, कोई लाइट नहीं दिखती, तो ऐसा लगता है कि हम लोग सब लोग उस फेज से जाते हैं। बट क्या होता है उसी में से सक्सेस मिलता है, और हमेशा जो आपकी सफरिंग्स होती है वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर जीवन में सफरिंग नहीं हो तो फिर पता ही नहीं होगा कि सफरिंग क्या होती है। तो जब वो सफरिंग आपके लाइफ में आएगी तो फिर आप चुकरा जाओगे कि भाई अरे तो ये तो अचानक ही नया सब्जेक्ट आ गया, नया चीज़ आ गई, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे टैकल करें। तो इसीलिए हमेशा जो चैलेंजेस होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो लाइफ में अगर चैलेंजेस है तो अच्छे से उसको टैकल करो ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बना के जाए। ये तो हुई सर टीसीएस और यूपीएससी के पहले की बातें और उसके दौरान की बातें, परंतु आपके माता जी जो कि हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं आदर्श हैं और हम लोगों के लिए भी आदर्श हैं, उनसे बातचीत के दौरान पता चला 1970 के दशक में आपके जन्म के 5-7 साल के बाद यहाँ का माहौल कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। तो आपकी मम्मी आपके कान में रुई डाल के रखती थी जब आसपास कहीं झगड़ा होता था, तो वो सब बातें आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करती थी? नहीं, मैंने बोला ना कि चैलेंजेस हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। उस समय भी ये चैलेंज था, ये महिला थोड़ा सा ऐसा नहीं बहुत बढ़िया नहीं था, यहाँ पे क्राइम बहुत थी। तो सभी पेरेंट जैसे चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेक्यूर्ड रहे, इन चीज़ों में ना इंडल्ज हो जाए, तो हमारे पेरेंट्स को यही था। मेरी मम्मी पर्टिकुलरली काफ़ी पर्टिकुलर रहती थी कि हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, इससे नहीं मिलो, उससे बात नहीं करो, ये अच्छा लड़का नहीं है। पेरेंट ही बताते हैं, इनिशियली आपको तो समझ में नहीं आता है कि आप गलत संगत में पड़ गए हो, तो पेरेंट ही बताते हैं। जब आप बड़े हो जाते हो तब समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, पेरेंट्स सही कह रहे थे, उसके साथ संगत में हम गलत कर रहे थे। तो इनिशियली तो था 70 में नहीं, हम तो 76 में इस जगह पे आए थे। इसके पहले हम लोग दूसरे जगह रहते थे। यही है, प्रोटेक्टिव है, हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं। हमारे पेरेंट भी उसी तरह प्रोटेक्टिव थे। हम लोग कोशिश करते थे कि उनकी बात माने जाए। बाकी
बाकी वही बता पाएंगे कि कितना हम लोग सक्सेसफुल थे। नरगा के प्राथमिक स्कूल से आपकी प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट की, उसके बाद आपने माउंट कार्मेल नवयुग विद्यालय जिला स्कूल, और साथ ही साथ उसके बाद आप इतनी कड़ी मशक्कत के बाद भी आप 10th के बोर्ड में सेकेंड डिवीजन आए, फिर उसके बाद आपने सुधार हुआ और टीएनबी आपने टीएनबी कॉलेज से आपने 12th की और सारे सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला। तो आप पढ़ाई के प्रति सिंसियर कब हुए 10th सेकेंड डिवीजन आने के बाद? जैसा मैंने बोला कि जो चैलेंजेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसी तरह जब मेरा मैट्रिक में सेकंड डिवीजन आया 10th में, तो मेरे लिए आई ओपनर था। अगर आपको अच्छा करना है तो घर से मिली ताने और वो उससे थोड़ा और स्ट्रेंथ मिला मुझे कि मुझे अच्छा करना है, तो वो इंस्पिरेशन भी था हमारे लिए। मैं उतना सिंसियर नहीं था पढ़ाई में उस टाइम तक, लेकिन उसके बाद जब मैं मेरा बोर्ड के बेसिस पे मेरे पिताजी चूँकि प्रोफेसर थे तो मुझे टीएनबी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वहाँ पे इतना आसानी से एडमिशन मिलता नहीं था, बहुत हाई स्कोर वाले बच्चों का ही एडमिशन होता था। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे लगा कि मैं तो पिछड़ा हुआ हूँ, सेकेंड डिविजनर और यहाँ टॉपर लोग हैं तो हमको इम्प्रूव करना। तो फिर ये सब चीज़ बैक ऑफ द माइंड कहीं काम किया। फिर पिताजी प्रोफेसर थे तो उनका रेपुटेशन भी बहुत था वहाँ पे। मुझे लगा मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मेरा तो जो होगा मेरे पिताजी की भी रेपुटेशन खराब होगी। तो फिर मैं ट्राई हार्ड और उसके बाद मैं 12th में तो मेरे सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थे एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश था, साइंस में 65 थे आउट ऑफ 100। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में डिस्टिंक्शन था। उसके बाद से काफ़ी इम्प्रूव रहा मैंने। उसके बाद से मैं एकेडमिकली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा रिजल्ट एटलीस्ट काफ़ी अच्छा रहा। बचपन में 1 रुपये के कारण आप पूरी रात भर पढ़ते थे, क्या थी उसके पीछे की कहानी? मम्मी का मोटिवेशन था कि पढ़ोगे तो पैसा देंगे, तो बोलते ठीक है दीजिए पैसा तो पढ़ेंगे। तो 1 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे मुझे पढ़ने के। मम्मी और बच्चे का अपना जो हमारा एक रिलेशनशिप था मम्मी से काफ़ी फ्रेंडली रहता था। बाद में पहले तो बहुत पिटाई खाता था मम्मी, लेकिन बाद में काफ़ी फ्रेंडली रहता था। तो हम लोग जिद करते थे पैसा तो उसमें पढ़ेंगे, पैसा देते थे। हाँ ये सब लाइफ, जब आपका बिल्डिंग फेज होता है, लाइफ बिल्ड होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सर जिसका गैप ईयर ज़्यादा हो गया, जैसे ग्रेजुएशन हो गया और 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया, तो एक तो घर से भी प्रेशर आता है और सब मिडिल क्लास जो फैमिली से, और उसको डायरेक्ट बीपीएससी का तैयारी करना चाहिए या फिर छोटा मोटा जैसे रेलवे हुआ। ग्रेजुएशन के बाद 4 साल हो गया तो इसका मतलब 4 साल आपने वेस्ट किया, या कुछ प्रिपेयर किया होगा तो फिर उसमें ही काम करना अच्छा है। अगर पूरे ही वेस्ट कर दिया तब फिर मैंने एटलीस्ट कमीशन वगैरह के लिए तो नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज अगर 3-4 साल वेस्ट करके आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया फिर स्टार्ट करना चाहोगे तो फिर अगेन उसमें 3-4 साल लगेंगे। तब तक आपका जो 28-29 साल जो टाइम यूथ का ही जो जब आपको नौकरी मिल जाना चाहिए वो ही क्रॉस कर जाएगा। तो फिर मुझे लगता है सब बहुत दिक्कत में पड़ने वाला, तो उसके पहले ही सब चीज़ ठिकाने पर लगाना ठीक रहेगा। इतने सरल स्वभाव के सर, अभी आपने बचपन में भी आप इतने ही सरल स्वभाव के थे। सुना है डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले आपके दोस्त एक बार आपका ब्रेक छीन लिए, तो क्या उसके पीछे की कहानी? नहीं, मैं शांत था, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता था। बेसिकली मेरा बेसिक नेचर ही ऐसा है। पिताजी से या मदर से इनहेरिट किया हूँ, तो मैं झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहता। मुझे खेलना बहुत पसंद था, मैं खेलता बहुत था, और ये मोहल्ले का जो डायनामिक्स था उस हिसाब से मैं उन बच्चों के साथ नहीं खेलना पसंद करता था। या पेरेंट नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे मिक्स हों उन बच्चों से, तो वो थोड़ा सा मेरे से वो पंगा रखते थे, तो तंग करते थे मुझे। यहाँ से स्कूल जाते समय रास्ते में कुछ कभी साइकिल में धक्का मार देना, कभी बस्ता छीन लेना, इस टाइप का। पर ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है फिर अगेन वो चैलेंज भी मुझे स्ट्रॉन्ग ही बनाया कि मैं
इंडोरेंस सीखा, मेरे को पेशेंस सीखा, और शायद उससे पेशेंस आया कि अरे ठीक है चलो लाइफ में चलता है। तो मैंने बोला जितना चैलेंज लाइफ में आता है वो आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाता है। जब आप उस चैलेंज को ओवरकम करते हो तो फिर आपको खुद ही लगता है अरे देखो मैं अब, तो फिर फाइनली कभी और उस तरह का चैलेंज आएगा तो आपको उससे निपटने के लिए आप ऑलरेडी इक्विप्ड रहोगे और ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहोगे। ये है। आपने कब सोचा कि हमको मतलब सिविल सर्विस में ही जाना है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली हमको पता ही नहीं था कि हमको करना क्या है। तो जब मैं एमएससी का एग्ज़ाम दे रहा था उस समय मंडल कमीशन का बड़ा वो चल रहा था, तो सब लोग बोलते थे चलो एजुकेशन में चलना है वहाँ कलेक्टर के सामने के। मैं बोलता था अरे हमारे मेरे तो एक भी सीट होगा कहीं तो मैं क्वालिफाई करूँगा, इतना कॉन्फिडेंटली बोलता था। सब हंसते थे दोस्त लोग, अरे तुम्हें नहीं जरूरत है, मंडल कमीशन लग जाएगा तो 37% और रिजर्वेशन का हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो मैं बोलता था नहीं नहीं मैं नहीं जाता है। मैं वैसे पोस्ट करता था, डर तो लगता था कि पता नहीं। तो जब एमएससी का एग्ज़ाम दिया तो फिर सोचा अरे तो हमने नौकरी वोकरी की तो सोची ही नहीं। तो फिर मैं सोचा अब क्या करूँगा, डॉक्टर इंजीनियर वो सबके टाइम निकल गए थे। तो फिर हमको लगा फिर बैंकिंग मेरे बिल्कुल पहले नहीं पड़ता था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वो सब तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था, जल्दी जल्दी हिसाब लगाना। तो मैंने सोचा फिर क्या करूँगा, तो मुझे लगा यूपीएससी ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट में मेरा बड़ा अच्छा कमांड था, पकड़ था। और मैं जैसा बोला मैं हमेशा बहुत थॉरो पढ़ता था। मैं सिलेबस आर पार करने की आदत थी मेरी, पिताजी सिखाते थे तो मैं हर चीज़ पढ़ लेता था। जितना सिलेबस रहता था पूरा कुछ भी नहीं छोड़ता था। इवन जो लास्ट ईयर आता था क्वेश्चन तो कहते थे कि नहीं आएगा इस बार, तब भी मैं पढ़ लेता था। उसका मेरे को फ़ायदा भी मिला। जब मैं एमएससी के एग्ज़ाम देने जाता था तो यूजुअली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते थे वो 1 या 1.5 पकड़ाता था मैं, 5 क्वेश्चन आंसर करने तो एक वो बाकी 3.5 क्वेश्चन ऐसे ही अपने ज्ञान से ही लिखता था। तो मैं फर्स्ट क्लास सेकंड हुआ था, मैं एमएससी में सेकंड टॉपर था मैं अपने बैच का। तो वो हमेशा काउंट करता है, तो मैं हमेशा एकदम थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा रहा, तो यही मेरे को तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि जो आपके आँख के सामने दिख रहा है वो सभी यूपीएससी है, तो यही आदत मेरे में भी है सर कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उससे करंट इशू भी जुड़ा तो उसमें सर मैं बहुत देर तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत देर लगा देता हूँ। तो क्या ये अच्छा है या खराब है मेरे लिए? जैसे अभी फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें रोनाल्डो का गोल देख रहे थे हम, तो रोनाल्डो का गोल ही देखने लगे, कितना गोल रोनाल्डो वर्ल्ड कप में किया है। ये सब अच्छा है या खराब है? नहीं अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत है। ये यूपीएससी के एस्पायरेंट के लिए बहुत अच्छी आदत है। और टाइम मैनेजमेंट तो सीखना पड़ता है उसमें, पर जैसे रोनाल्डो का गोल यूपीएससी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने यूपीएससी में कभी आपसे नहीं पूछेगा रोनाल्डो ने ये गोल कॉर्नर से मारा था कि फ्री किक से मारा था या सामने से मारा था, तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। रोनाल्डो ने अपने जीवन में कितना गोल किया था ये इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है कि कितना गोल किया था रोनाल्डो, या उसके आसपास कौन है, उससे कम कौन है, उससे ज़्यादा कौन है, वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा गोल किसको है, तो ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो उस तरह से देखें, उससे ज़्यादा और डिटेल का नीड नहीं है। उतना तो खुद भी समझ में आ जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एडिक्शन से कैसे बचें सर? अभी के समय में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है तो एडिक्शन बहुत ज़्यादा आता है, फेसबुक व्हाट्सएप ये तो जैसे सेल्फ रेस्ट्रिक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हो तो नहीं पीते हो, तो मोबाइल अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करो, पर मिसयूज़ ना नहीं करना चाहिए। ये तो अपना ही सेल्फ एक लिमिटेशंस का बात है कि हम लिमिट करते हैं अपने आप को कि भाई हमको ये नहीं करना। एडिक्शन तो किसी भी चीज़ का बुरा है, तो एडिक्शन तो नहीं होना चाहिए। सर टाइम कैसे मैनेज करें प्रिपरेशन के दौरान? वो पता नहीं, एक वो बनाना पड़ता है, कैलेंडर बनाना पड़ता है कि जैसे हम थे तो जैसे जून में फिल्म्स होना है, तो इस जून जैसे फिल्म देख के मेंस दे दी मान लो, तो दिसंबर से फिर हमारा नेक्स्ट अगले जून के प्रिपरेशन शुरू हो जाते थे।
तो मैं जब करता था तो मैं अपना ऑप्शनल बिल्कुल नहीं पढ़ता था, जो मेरा अपना पढ़ा हुआ है। जैसे बॉटनी था मेरा, तो मैं बॉटनी बिल्कुल नहीं पढ़ता था। बॉटनी चूँकि उस समय प्रीलिम्स में बॉटनी और मैंने अपना एक ऑप्शनल और जीएस आता था क्वेश्चन, तो हम सिर्फ 1 महीने पहले, जो मैंने बताया था, मैं अपना सब्जेक्ट प्लस जीएस 1 महीने पहले पढ़ता था, बाकी पूरे टाइम हम मेंस की तैयारी करते थे। तो उसमें चूँकि जीएस हमारे लिए बिल्कुल नया होता, तो 3 महीने में जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर हम प्रिपेयर करते थे, और 1-2 महीने हम पढ़ते थे पूरा जो मेरा नया ऑप्शनल था, एक ऑप्शनल। तो 5 महीने हो गए, और 1 महीने फिर हम अपने बॉटनी और प्रीलिम्स की तैयारी करते थे। 6 महीने करके प्रीलिम्स देते थे। फिर जैसे प्रीलिम्स दे देते थे, उसके बाद हम फिर अपना नया जो मेरा ऑप्शनल था उसको पढ़ते थे, और प्रीलिम्स में अगर हो गया तो मेंस देना है, तो फिर उस ऑप्शनल मेरा खत्म हो जाता था, फिर हम जीएस देते थे, क्योंकि सबसे पहले जीएस का एग्ज़ाम होता था उस टाइम। तो जीएस फर्स्ट सेकंड हो जाता था, उसके बाद फिर गैप होता था। मेरा जैसे बॉटनी ऑप्शनल था तो 20 दिन बाद बॉटनी आता था, तो हम उस गैप में फिर मेंस पढ़ते थे बॉटनी के लिए। और एंथ्रो रहता था तो एंथ्रो 5वें-6ठे दिन हो जाता था। नहीं, पहले से प्रिपेयर रहता था आपका, आपके नोट्स बने हुए हैं आपके। जैसे कि मैं किताब पढ़ता था तो साइड में नोट्स लिखता था, उसके बाद में नोट्स बनाता था। तो पढ़ा तो रहता था, बस खाली जो कम दिन रहता है उसमें पढ़ने में आप पढ़ते नहीं हो, आप सिर्फ ब्रश अप करते हो कि हाँ याद आ रहा है कि नहीं, आप उठते जाते हो, दिमाग में लाते हो, हाँ ये अच्छा, ये आंसर है। इस तरह से करते हैं। टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही है, ऊपर डिपेंड भी करता है। जैसे कोई बहुत फास्ट रीडर होता है, कोई स्लो रीडर। जैसे मैं स्लो रीडर था, मैं लिखता था बिना लिखे, मेरे को नहीं होता। मम्मी ने सिखाया था बचपन से लिखे, बिना लिखे हमको नहीं होता था। तो मैं लिखता था तो उसका अच्छा रहता था कि फिंगर्स को भी याद रहते थे आंसर को। आंसर लिखो तो फिर वो अपना ऑटोमेटिकली वो सब आते थे आंसर की। जो आप दिमाग याद नहीं रखता तो आपकी उंगलियां याद रखती, अगर आपका प्रैक्टिस है राइटिंग में। तो ये सब चीज़ मैटर करता है। तो जैसे मैं लिख के पढ़ता था तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता था। पहली बार कोई भी टॉपिक में पढ़ता था तो पहले उसको लिखता था, उसके बाद फिर नोट्स बनाता था, फिर उसको याद करने के लिए पॉइंट ड्रॉ करता था, पॉइंट्स में लिखता था उसके। तो वो आदत थी। बहुत लोग खाली ऐसे पढ़ के उसको याद हो जाती 4-5-10 पॉइंट, तो उसको कम टाइम लगता है, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम मैनेजमेंट ऐसे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट वही सिंसियर है। ऑनलाइन में क्या होता है, जब क्लासरूम जाते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा सिंसियर रहते हो, ऑनलाइन में थोड़ा सिंसियरिटी कम रहती है। मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑनलाइन कुछ कोर्स होता है, जैसे हम लोग के टाइम में ऑनलाइन मटेरियल आते थे, ब्रिलियंट वगैरह का मटेरियल आता था यूपीएससी का, तो जैसे आता था वैसे ही रखा रहता था, वो खोल के देखने की भी फुर्सत नहीं होती थी। तो मुझे लगता है थोड़ा उस मीडियम में थोड़ा ये प्रॉब्लम है। क्लास में तो जैसे टॉपिक वाइज पढ़ा देते थे तो पढ़ लेते थे, समझ लेते थे। जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए कोचिंग किया था, क्योंकि एंथ्रो मेरे लिए नया सब्जेक्ट था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बाकी मैंने ना जीएस के लिए कोचिंग की थी, ना मैं अपने बॉडी ऑप्शनल के लिए की। सेकेंड ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी था तो मैं उसके लिए किया था कोचिंग, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। 2 महीने की कोचिंग में पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। छोटा सिलेबस था उसका उस टाइम, अब तो काफ़ी बड़ा सिलेबस हो गया उसका। हाँ सर, मैं ये बोल रहे थे, मतलब कि जैसे हम 5 साल हो गया ग्रेजुएशन करने से, उसके बाद बीएड की, तो जैसे कि बीपीएससी हो, इसमें मैथ ऑनर्स से किए तो मैथ के मेन पेपर तो उसमें लगता है कि नहीं हो पाएगा उसमें, छोड़ दो, 8 सब्जेक्ट ले लो। और दूसरा देखो, हमेशा जो ना भाई, क्वालिफाई करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बहादुरी दिखाना नहीं है कि हम फिजिक्स रख रहे हैं, भाई हमारा मैथ्स है। मैंने देखा है बहुत फिजिक्स मैथ्स के लड़के हिस्ट्री से यूपीएससी क्वालिफाई किए, हिंदी से यूपीएससी क्वालिफाई। हिंदी कभी नहीं पढ़ा जीवन में, लेकिन हिंदी ऑप्शनल रख के यूपीएससी क्वालिफाई किए। लॉ जो है बहुत टेक्निकल है। मैंने देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो लॉ एक ऑप्शनल रखे हुए थे। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है और कितना जल्दी आप उसको कवर कर सकते हो।
तो सबसे आसान उस समय हिस्ट्री हुआ करता था, तो कुछ नहीं समझ में आता था तो लोग हिस्ट्री ले लेते थे क्योंकि उसमें फैक्चुअल रहता है, कुछ बदलता नहीं है। आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हो आराम से। तो वही है, आप अपना पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लिए, आपको याद है सब, तो कुछ भी पूछ लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो ये फिक्स्ड ही है, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 पॉइंट। तो इस तरह से रहता है। लेकिन फिर आप इकोनॉमिक्स ले लोगे तो टफ है इकोनॉमिक्स फॉर्चुनेट, बिकॉज उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जितने रहते हैं वो सब यूपीएससी के प्रोबेबल क्वेश्चंस रहते हैं और काफ़ी अप्लाइड टाइप का क्वेश्चंस रहते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह में। इवन प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी वो रहते हैं, डाइसी रहता है। सर जैसे हम लोग यूपीएससी या बीपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव का हम लोग तैयारी करते हैं, इसमें ग्रुप डिस्कशन कितना मैटर रखता है हम लोगों के किसी भी कॉम्पिटिटिव को फेस करने में? देखो, ग्रुप डिस्कशन मैंने दोनों तरह का है। अच्छा इसलिए है कि बहुत कम समय में आप ज़्यादा चीज़ कवर कर सकते हो। जैसे मान लो 4 फ्रेंड हैं, 4 टॉपिक अपन ने आपने बांट लिया आज की, कल इस पे बात करेंगे। तो जैसे आपने एक टॉपिक पे पढ़ाई की तो आप उसके बारे में उनको बताया, उसने दूसरा टॉपिक को, तीसरा चौथा, तो 4 टॉपिक कवर हो गया आपको 4 घंटे में या 3 घंटे में। तो आप बिना पढ़े उसको कर लिए, आपको टॉपिक समझा दिया वो कि इसमें ऐसा 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 ऐसा। तो ग्रुप डिस्कशन मैटर तो करता है अगर आप पॉजिटिव होकर उसको करते हो। डिस्कशन सिर्फ उसके लिए नहीं करना है कि उसको नीचा दिखाना है इसलिए कि हम बहुत विद्वान हैं इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, और ग्रुप डिस्कशन बेसिकली उसी को है कि आप ज़्यादा सब्जेक्ट या ज़्यादा टॉपिक कम टाइम में कवर कर सकते हो, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा है। हम लोग करते थे, जैसे जीएस कोई पढ़ के आया तो आज कल्चर कोई पढ़ के आया है, डांस फोक डांस टाइप पढ़ के आ गया कोई, तो वो बता रहा है। जैसे मैं आया तो मैं आर्किटेक्चर पढ़ के आया कि मुग़ल आर्किटेक्चर पे, तो मैंने मुग़ल आर्किटेक्चर पे बोला। कोई आया तो वो कुछ और तैयारी करके आया, तो उस तरह से तो एक डिस्कशन में आ गया तो काफ़ी चीज़ें आदमी ऐसे ही समझ लेता है। तो ये होता है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो हम डिस्कशन में हम प्रिपेयर होके आए हैं तो हम वो पढ़ा दिए अपने 4 दोस्तों को। ग्रुप डिस्कशन में भैया कलीग का जो चुनाव करना वो कितना इम्पोर्टेंट है? ओबियसली इसमें अच्छे विद्यार्थियों को रखोगे साथ में तो अच्छा रहेगा, और वो जो बहस वहस करता है उनसे थोड़ा दूर रहना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डिस्कशन ज़्यादा हो जाता है और वो कोई मतलब नहीं रहता, उसका टाइम वेस्ट होता है। तो वैसे रखना चाहिए, जो सिंसियर बच्चे हैं जिनको टाइम का वैल्यू है तो अपना डिस्कशन किए, अपना चल लिए। इकोनॉमिक्स में टर्म्स बहुत ज़्यादा आता है, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करें तो उससे कैसे डील करें टर्मिनोलॉजी से? तो याद करना पड़ेगा उसको, डेफिनेशंस ये वो। और जैसे हम तो करते थे, जब इस तरह का कुछ रहता तो एक्रोनिम बनाते थे। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स या केमिस्ट्री में जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल है, तो जो मेटल है, जो भी उसमें एलिमेंट हैं, उनके फर्स्ट लेटर्स याद करके एक एक्रोनिम बना लिए। तो इस तरह से याद रखते थे, बहुत रटना तो मुश्किल होता था। तो जैसे एक्रोनिम है या उससे सिमिलर कोई नाम है तो वो याद रख लिया। इस तरह से करते थे, नया चीज़ डिवाइस करके। जैसे 10 लाइन लिखा है तो सब लाइन का पहला वो याद कर लिए, तो 10 लाइन याद हो गया अपने को, अगर एग्जैक्टली वही फॉर्मेट में लिखना है तो। वैसे तो क्या होता है कि आप अगर फैक्ट जानते हो तो अपने लैंग्वेज में लिखते हो, तो लेकिन जैसे आप कह रहे हो उसमें तो एक्रोनिम बना लेते हैं या इस तरह से करते हैं तो याद हो जाता है। सर, आप प्रीलिम से पहले कितने क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हर दिन किया करते थे? राइटिंग? हाँ सर, आंसर राइटिंग? यस सर। प्रीलिम्स से पहले तो आंसर राइटिंग तो मेंस के उसमें ज़्यादा करते थे, जैसे प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स के पहले चूँकि वो अपना
ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे उस समय, मल्टीपल चॉइस, अभी भी वही आता है। जैसे सर अभी पीपीएससी सर एग्जाम प्रीलिम्स का दिया, उसके बाद सर 30-40 दिन का एक टाइम दिया है मेंस के लिए, तो उतना दिन सर आंसर राइटिंग कैसे कर पाएंगे? हाँ नहीं, आंसर राइटिंग तो आप पहले से प्रिपेयर करते हो। जब हम बताएं, हम तो पूरा लिखते ही थे, मैंने हम तो पूरा टॉपिक का टॉपिक ही लिखते थे, तो राइटिंग तो हमको उसी से इम्प्रूव हो जाती थी। तो बेसिकली प्रीलिम्स के 2 महीने पहले तो हम छोड़ देते थे मैंने राइटिंग, वो फिर पढ़ाई करते थे पूरा। 1 या 1.5 महीने पहले तो पूरा खाली प्रीलिम्स पे फोकस रहता था, उसके पहले आंसर लिखते थे अपना जो भी है। और यूपीएससी में तो बड़ा वर्ड का रेस्ट्रिक्शंस भी रहता है बहुत, अब तो सब में रेस्ट्रिक्शन रहता है, बल्कि अब तो आंसर के लिए जगह भी छूटा रहता है, इतना ही उतने में लिखना है, 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स मैक्सिमम 300 वर्ड्स आता है, तो आंसर शीट में उतना ही जगह रहता है छूटा हुआ, तो आप ज़्यादा लिख भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए जो मोटा मोटी चीज़ें हैं उतना आप लिख के पॉइंट्स वाइज याद करके और फिर अपने दिमाग में घुमाते रहो बस। अंततः भैया आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ को वो दो ही चीज़ हम हमेशा कहेंगे कि आप कंसिस्टेंट रहो, जो भी करो फोकस्ड रहो, और दूसरा निराशा मत लो लाइफ में, खुश रहो हमेशा। और अभी बात कर रहा था तो मैं स्ट्रेस फ्री रहने का तुमको बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। एक तो पास्ट का बैगेज उतार दो, अच्छा बुरा सब भूलो, जितना फॉरगेटफुल रहोगे लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। पास्ट, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हो, पास्ट में जाकर उसको सुधार नहीं सकते, तो जो हो गया सो हो गया, ख़त्म, उसका बैगेज मत लाओ। फ्यूचर में जो होने वाला है उसको लेके टेंस या उसको लेके तुम्हारे मन में बहुत एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एंग्जाइटी भी तुम्हें स्ट्रेस देता है। क्योंकि फ्यूचर में तुम अभी जब पहुंचोगे तब कुछ करोगे तो उसके लिए पहुंचने के लिए पहले ही से अगर स्ट्रेस ले लोगे तो फिर वहाँ पे पहुँच के ज़्यादा ही स्ट्रेस होगा या सोच के ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो इसीलिए उसको मत लो। पास्ट में जो कर रहे हो उसको पूरा फोकस होके करो, बस इससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। कोई भी, ये एक जनरल सिद्धांत है, ये सब पे लागू होता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, सब पे लागू होता है कि पास्ट का बैगेज ख़त्म करो, फ्यूचर का एंग्जाइटी ख़त्म करो, प्रेजेंट में जो कर रहे हो उस पर पूरा फोकस्ड होकर काम करो। थैंक यू भैया, हम सब के लिए इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल करके। सुनिए, आप अपने वीडियो बंद कर लीजिए।